हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं साथियों सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। साथियों, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सभी अवस्थाएं भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, यानी जीन पियाजे के सिद्धांत का संपूर्ण निचोड़ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप नोट करते चलिएगा। साथियों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको साथियों कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी बोला जाता है, इसके साथियों प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे महोदय हैं। साथियों, पियाजे का जीवन काल की बात करें यदि तो 1896 से 1980 तक रहा। साथियों, यदि आपसे पूछ ले कि जीन पियाजे किस वाद के मनोवैज्ञानिक थे तो ये संरचनावाद के मनोवैज्ञानिक थे। किस वाद के साथियों? संरचनावाद के मनोवैज्ञानिक थे। और साथियों, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। साथियों, यदि आपसे पूछ ले कि बताइए जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे तो वह स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। हालांकि कभी पूछेगा नहीं आपसे। इस सिद्धांत को साथियों विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। साथियों, जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसका साथियों एक नाम है विकासात्मक सिद्धांत और इसको साथियों अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। अवस्था का सिद्धांत साथियों क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं भी बताई हैं जो हम साथियों आगे देखने वाले हैं। साथियों, पियाजे का सिद्धांत प्रकृति तथा पोषण पर आधारित है। किस पर साथियों? प्रकृति तथा पोषण पर आधारित है। प्रकृति का साथियों मतलब होता है वंशानुक्रम से। किसे साथियों? वंशानुक्रम से। जबकि पोषण का मतलब जो होता है साथियों वो होता है वातावरण से। किसे साथियों? वातावरण से। इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि प्रकृति तथा पोषण विवाद किससे संबंधित है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है। साथियों, पियाजे का जो सिद्धांत था वो मुख्यतः 4 कारकों पर आधारित है। यदि साथियों आपसे पूछे कि बताइए पियाजे का सिद्धांत कितने कारकों पर आधारित है तो 4 कारकों पर आधारित है। वह कौन कौन से कारक हैं साथियों? पहला है परिपक्वता, दूसरा है साथियों बाहरी व सामाजिक जगत के अनुभव, तीसरा है साथियों सक्रियता और चौथा है साम्य धारण। पहला साथियों परिपक्वता, दूसरा बाहरी व सामाजिक जगत के अनुभव, तीसरा कौन साथियों? सक्रियता, चौथा कौन? साम्य धारण। आगे देखते हैं साथियों। साथियों, पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं या बनाना शुरू कर देते हैं। साथियों, पियाजे महोदय का क्या मानना था कि जैसे जैसे बच्चे परिपक्व होते हैं यानी जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वह वस्तुओं के बारे में साथियों जैसे आसपास की उनकी जो वस्तुएं होती हैं उनके बारे में अपने कॉन्सेप्ट, अपने नियम, अपनी संकल्पनाएं स्वयं बनाने लग जाते हैं परिपक्वता के साथ। किसके साथ साथियों? परिपक्वता के साथ, यानी इन्होंने परिपक्वता को महत्व दिया है। पियाजे के अनुसार साथियों बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। कभी कभी साथियों यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए किसने कहा है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं? तो किसने कहा है साथियों? पियाजे महोदय ने कहा है बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना क्या करते हैं? स्वयं करते हैं। यह कथन पियाजे महोदय का है। आगे देखते हैं साथियों। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में शामिल साथियों कुछ मुख्य बातें हैं। पहली बात उन्होंने क्या बताई थी? अनुकूलन, जिसे साथियों इंग्लिश में बोला जाता है एडॉप्टेशन। क्या बोला जाता है साथियों? एडॉप्टेशन बोला जाता है। साथियों, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। साथियों, क्या? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। मान लीजिए साथियों आप जो है राजस्थान में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? राजस्थान में रहते हैं। वहां पर दिन में क्या होती है? भयंकर गर्मी पड़ती है। क्या होती है साथियों? गर्मी पड़ती है। फिर मान लीजिए आप राजस्थान से निकलकर किसी और राज्य में चले जाते हैं, मान लीजिए जम्मू कश्मीर चले जाते हैं। वहां पर क्या होता है साथियों? ठंडक रहती है, हल्का क्या रहती है? ठंडी रहती है। तो आप जम्मू कश्मीर के वातावरण में अपने आप को क्या करते हैं? ढालते हैं। कुछ समय लगता है आपको, इस बीच में साथियों आप बीमार भी हो सकते हैं, ढालते हैं, लेकिन एक समय जब ज्यादा वक्त आप बिता देते हैं जम्मू कश्मीर में तो आप वहां के अनुकूल हो जाते हैं, यानी वहां की ठंडी आपके लिए नॉर्मल हो जाती है। यही चीज कहलाता है साथियों अपने आप को अनुकूलन करना, अपने आप का, या एक नई परिस्थिति में अपने आप को क्या करना? ढालना वातावरण के अनुसार। आई होप आप अनुकूलन समझ गए होंगे।
साथियों इस समय डिजिटल युग चल रहा है, तो उस हिसाब से हम एग्जाम्पल लेते हैं। साथियों जैसे पहले क्या होता था, ऑफलाइन कोचिंग चलती थी, क्लासें चलती थी, सब कुछ ऑफलाइन चलता था, बच्चे जाते थे घर से, कोचिंग पढ़ते थे और वापस आते थे। अब क्या है साथियों, ऑनलाइन का जमाना है, यानी ऑफलाइन से हम ऑनलाइन में आ गए। कोविड के बाद साथियों हम ऑफलाइन से ऑनलाइन में आ गए, जिससे क्या हुआ, अब हम घर बैठे मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी साथियों क्या हो गया, यह ऑफलाइन से ऑनलाइन में आना क्या हो गया, अनुकूलन हो गया। इसकी साथियों दो प्रक्रियाएं जो हैं इन्होंने बताई हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। साथियों पहली है आत्मसातीकरण, जिसे एसिमिलेशन बोला जाता है, और दूसरी है साथियों समायोजन, जिसे एकोमोडेशन बोला जाता है। यानी साथियों अब देखते हैं किसको, आत्मसातीकरण को, जिसको एसिमिलेशन बोला जाता है। साथियों आत्मसातीकरण है, इसको समावेशन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आत्मसातीकरण आपको कई जगह शब्द नहीं मिलता, बल्कि समावेशन मिलता है, इसलिए साथियों एसिमिलेशन इंग्लिश में भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। साथियों पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। क्या साथियों, जैसे आपका कोई पूर्व ज्ञान है, मान लीजिए आपने कोई बच्चा है, मान लीजिए आप नहीं, कोई बच्चा है, उसने क्या देखा, काली बिल्ली देखी। क्या देखा साथियों, काली बिल्ली देखी, और फिर उसने क्या किया, सफेद बिल्ली देखी। यानी वह रंग के हिसाब से चीज को, यानी पूर्व ज्ञान उसका क्या था कि बिल्ली काली रंग की होती, फिर उसने सफेद बिल्ली देखी, यानी वो पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ रहा है। यानी क्या हुआ साथियों, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, जो आत्मसातीकरण कहलाता है, जिसे समावेशन भी बोला जाता है। इस पॉइंट से भी खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, समायोजन, जिसे एकोमोडेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एकोमोडेशन बोला जाता है। साथियों इसमें पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। साथियों इसमें क्या होता है, बच्चे का जो पूर्व ज्ञान होता है उसमें बच्चा क्या करता है, परिवर्तन करता है। क्या करता है, परिवर्तन करता है और वातावरण के साथ तालमेल बिठाता है। मान लीजिए साथियों बच्चे ने बकरी देखी, उसने देखा कि बकरी के 4 पैर होते हैं। उसने मान लीजिए अपने पिताजी के साथ जा रहा है, उसने बकरी देखी और पिताजी ने बताया उसके कि बकरी के ये बकरी है, तो वो उसने दिमाग में स्कीमा क्या बना लिया, बच्चे ने पूर्व ज्ञान में, मतलब अपने ज्ञान में एक तरह से अपने कॉन्सेप्ट में बना लिया कि बकरी के साथियों 4 पैर होते हैं। फिर साथियों आगे जाता है बच्चा और देखता है वहां पर कि 4 पैर वाला एक कुत्ता, मतलब कुत्ते के 4 ही पैर होते हैं। उसने कुत्ते को देखा, तो उसने कहा पिताजी से कि ये बकरी है, परंतु पिताजी ने कहा नहीं ये बकरी नहीं, ये कुत्ता है। तब साथियों उसने क्या किया, अपने पूर्व ज्ञान, उसका पूर्व ज्ञान क्या था कि बकरी के 4 पैर होते हैं, अर्थात कुत्ते के भी 4 पैर हैं, इसलिए यह भी बकरी है। तो उसने क्या किया, परिवर्तन किया अपने स्कीमा में कि कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं और बकरी के भी 4 पैर होते हैं, और उसकी बकरी के सींगे होती हैं परंतु कुत्ते की सींगे नहीं होती। इस प्रकार उसने क्या किया, अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाया, और यह समायोजन कहलाया। साथियों आप इंग्लिश में इसको एकोमोडेशन बोलते हैं, तो इस प्रकार से याद रखिएगा। एकोमोडेशन में साथियों 2 सी आते हैं, यानी चेंज कॉन्सेप्ट। क्या साथियों, चेंज कॉन्सेप्ट, यानी पूर्व ज्ञान में परिवर्तन। जबकि साथियों समावेशन में क्या होता है, एसिमिलेशन, यानी सेम स्कीमा या सेम कॉन्सेप्ट। यहां पर डबल एस, यानी पूर्व ज्ञान में क्या करना है, नए ज्ञान को जोड़ देना है, और जहां डबल सी की बात है वहां पर क्या करना है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना है। इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इस स्थिति में पुराने स्कीमा में संशोधन किया जाता है या कोई नया स्कीमा बनाया जाता है। जैसे मैंने अभी साथियों आपको बताया, कुत्ते और माफ करिएगा, बकरी और कुत्ते का एग्जाम्पल लेकर, सेम वही बात लिखी हुई है कि इस स्थिति में क्या किया जाता है, पुराना जो स्कीमा होता है उसमें संशोधन किया जाता है या कोई नया स्कीमा बनाया जाता है। स्कीमा क्या होता है साथियों, इसको आइए आगे अभी हम देखेंगे। साथियों अगले इन्होंने जो कॉन्सेप्ट बताया, इन्होंने बताया साम्य धारण, जिसे संतुलन बोला जाता है। साथियों संज्ञानात्मक उत्तेजना है, जो साम्य धारण या संतुलन है, यह एक संज्ञानात्मक उत्तेजना है जिसमें व्यक्ति असंतुलन से संतुलन की ओर आता है। किस प्रकार साथियों, असंतुलन से संतुलन की ओर आता है। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। क्या साथियों, इस जो साम्य धारण की प्रक्रिया होती है, इसमें बच्चे जो समावेशन होता है या आत्मसातकरण होता है और साथियों जो समायोजन होता है, इनके बीच क्या करता है, बैलेंस बनाता है, यानी संतुलन कायम करता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, साम्य धारण कहलाती है। साथियों अब बात कर लेते हैं स्कीमा आखिर होता क्या है। तो साथियों ज्ञान की जो एक इकाई होती है वह स्कीमा कहलाती है। इसके अंतर्गत साथियों जैसे बिल्ली के 4
पैर होते हैं, यह बालक ने स्कीमा बना लिया। कुत्ते के 4 पैर होते हैं, यह एक स्कीमा बन गया। गाय के भी 4 पैर होते हैं, ये एक स्कीमा बन गया। साथियों ये क्या हुआ, ज्ञान की एक इकाई होती है। ये चीज बस आप ध्यान रखिएगा, ज्ञान की एक इकाई। जैसे शेर मांस खाता है, यह भी एक क्या है, ज्ञान की एक इकाई है। हाथी के दांत बड़े होते हैं, यह भी ज्ञान की एक इकाई है, यानी यह एक स्कीमा कहलाया। आई होप साथियों आपको स्कीमा समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथियों पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं। इन साथियों अवस्थाओं से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पियाजे के अनुसार विकास गुणात्मक चरणों में होता है। क्या साथियों, पियाजे के अनुसार विकास गुणात्मक चरणों में होता है। चारों अवस्थाओं में चिंतन का गुण बदल जाता है, ना कि वही गुण आगे की अवस्थाओं में विकसित होता है। क्या इन्होंने बताया कि इन्होंने बताया कि जो विकास है वो गुणात्मक चरणों में होता है, और जो साथियों अवस्थाएं हैं, प्रत्येक अवस्था में अवस्था दर अवस्था जो चिंतन का गुण होता है वह बदल जाता है। आगे की अवस्थाओं में वह चलता नहीं रहता बल्कि बदल जाता है। गुण जो है बदल जाता है और वही आगे की अवस्थाओं में क्या होने लगता है, विकसित होने लगता है। किस प्रकार विकसित होगा, किस प्रकार बदलेगा, आइए जानते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की आयु के अनुसार निम्न 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी हैं साथियों, संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की होती है साथियों, इसे सेंसरी मोटर स्टेज भी बोला जाता है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज भी साथियों बोला जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की, जिसे साथियों कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक चलती है, इसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी बोला जाता है। आइए अब एक एक करके इन सभी को पढ़ते हैं। साथियों पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे साथियों सेंसरी मोटर स्टेज भी बोला जाता है। साथियों जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। कब से कब तक की साथियों, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था की कभी कभी एज ग्रुप पूछ लेता है कि कब से कब तक की अवस्था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। यहां से साथियों सीधा क्वेश्चन बनता है कि बताइए निम्न पियाजे के निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। तो किस अवस्था में साथियों, संवेदी पेशी अवस्था में सीखते हैं। इस अवस्था में बच्चे में भाषा का अभाव होता है। इस पॉइंट से भी सीधा क्वेश्चन साथियों बनता है कि बताइए किस अवस्था में बच्चे में भाषा का अभाव होता है। तो साथियों संवेदी पेशी अवस्था में। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से इस स्कीमा का निर्माण करता है। साथियों बात करें प्रत्यक्षीकरण की, तो साथियों प्रत्यक्षीकरण वही होता है जो साथियों हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो या दिखे, उसको हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो साथियों प्रत्यक्षीकरण यानी सामने चीजों को देख कर ही बच्चा स्कीमा का निर्माण करता है। आई होप ये तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं साथियों। इसमें साथियों वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। साथियों जो संवेदी पेशी अवस्था होती है यानी 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसमें बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। साथियों वस्तु स्थायित्व की बात करें तो यह क्या है, किसी वस्तु के ओझल हो जाने पर उसे खोज निकालने की क्षमता वस्तु स्थायित्व कहलाती है। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होगा, 0 से 2 वर्ष तक की आयु का बच्चा होगा, आपके घर में होगा, आपने देखा होगा कि जब साथियों आप उसको कोई चीज दिखाते हैं, मान लीजिए उसको गेंद दिखाते हैं और फिर गेंद को छुपा देते हैं, तो वह बच्चा उस गेंद को खोज कर निकाल लाता है। और ये खोज कर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, यही साथियों वस्तु स्थायित्व कहलाती है। ये वस्तु स्थायित्व से साथियों क्वेश्चन बनता है। इसमें पूछ लेता है कि बताइए किस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। साथियों 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में पाया जाता है। साथियों बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, यह भी बात पियाजे ने कही है, मैंने आपको पीछे भी बताया है। आगे देखते हैं साथियों। दूसरी स्टेज आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोला जाता है। साथियों ये आयु वर्ग इसका कब से कब तक होता है, तो 2 से 7 वर्ष तक की यह अवस्था होती है। बच्चा प्रत्यक्षीकरण द्वारा जो क्रियाएं करता था वह सभी मानसिक निरूपण के माध्यम से करने में सक्षम हो जाता है। कैसे साथियों, बच्चा अभी जो साथियों 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में आप मैंने बताया था कि प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है, उन सभी क्रियाओं को क्या करने लगता है साथियों, अपने मस्तिष्क में मानसिक निरूपण करने में क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है। परंतु साथियों तर्क का अभाव होता है, लेकिन इस अवस्था में भाषा का उदय हो जाता है। साथियों इस अवस्था में जो बालक होता है उसमें अन्वेषण की क्षमता होती है, जिज्ञासु होता है बालक और सहज चिंतन करने वाला होता है। साथियों जिज्ञासा कैसे होती है बालक में, आपने देखा होगा जो 2 से 7 वर्ष तक का बालक होगा, आप उसके साथ कहीं घूमने जाएंगे तो छोटी छोटी चीजों को देखेगा और उनके बारे में आपसे सवाल
करता रहता है। क्या करता रहता है? सवाल करता रहता है, यानी उसको जिज्ञासा रहती है उन चीजों के जानने के बारे में। साथियों इस अवस्था में क्या होता है? जीववाद का गुण पाया जाता है। जीववाद का गुण क्या होता है साथियों? निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना क्या कहलाता है? निर्जीववाद कहलाता है। आपने देखा होगा जो 2 से 7 वर्ष तक के बीच के बालक होंगे, बालिकाएं होंगी साथियों, बालिकाएं खासकर जो बालिकाएं होंगी वह आप जानते हैं गुड्डे गुड़ियों के साथ जो बालक बालिकाएं खेलते हैं तो वह उनसे बातें करते हैं, यानी वह उनको सजीव समझते हैं, और ये सजीव समझने का जो गुण होता है यही जीववाद का गुण कहलाता है। आगे देखते हैं साथियों, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। इस लाइन से भी सीधा साथियों क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक लक्ष्य उन्मुख व्यवहार या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है? तो साथियों किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करता है। साथियों केंद्रीयकरण का गुण होता है बालक में। किसी भी वस्तु के एक ही बिंदु पर या गुण का ध्यान केंद्रित करता है, गुण पर ध्यान केंद्रित करता है। साथियों जो बालक होता है, जैसे उसके सामने कोई वस्तु होती है तो वह साथियों उस वस्तु के एक ही बिंदु पर यानी एक ही गुण पर क्या करता है? ध्यान अपना पूरा केंद्रित कर देता है। यही कहलाता है केंद्रीकरण का गुण। साथियों अपलटावी का गुण होता है बालक में। कैसे? साथियों जैसे बालक को हमने बताया 5 + 10 बराबर कितना होता है साथियों? 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है। ये हमने बालक को बता दिया, और यहीं पर हमने बालक से पूछ लिया कि 10 + 5 कितना होता है, तो बालक नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि साथियों उसमें अपलटावी का गुण होता है, वह चीजों को पलटकर नहीं सोच पाता या नहीं कर पाता। आगे देखते हैं साथियों, अहम केंद्रिता का गुण बालक में पाया जाता है। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। अहम केंद्रिता क्या होती है साथियों? बालक स्वयं पर केंद्रित हो जाता है। एक तरह से यूं कहें कि वह उसको यह लगता है केवल मैं सही हूं, बाकी सब कोई गलत है। यानी इस अवस्था में क्या करता है बच्चा? सोचना शुरू कर देता है कि जो मैं कर रहा हूं वही सही है, जो मैं सोच रहा हूं वही सही है, बाकी सब लोग गलत हैं। वह अपने आप को ही सही ठहराने लगता है। साथियों चिंतन में क्रमबद्धता का अभाव होता है, यानी साथियों क्रम से बालक चीजों को नहीं सोच पाता या उनके बारे में चिंतन नहीं कर पाता। चिंतन में क्रमबद्धता का क्या होता है? अभाव होता है। आगे देखते हैं साथियों, अब आती है साथियों तीसरी स्टेज, जिसको बोला जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये साथियों 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। कब से कब तक साथियों? 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा साथियों सामने रखी हुई चीजों को देखकर उनके विषय पर चिंतन करना शुरू कर देता है। क्या करता है साथियों इस अवस्था में बच्चा? जो सामने उसके वस्तु रखी होती हैं, वस्तु चीजें कुछ भी रखा होता है, उनके विषय में क्या करता है साथियों? चिंतन शुरू कर देता है। तार्किक चिंतन का गुण क्या होता है? आने लगता है। क्या साथियों इस अवस्था में तार्किक चिंतन का गुण बालक के अंदर आने लगता है। तार्किक चिंतन मूर्त अनुभवों तक ही सीमित होता है, यानी तार्किक चिंतन का जो गुण आता है वह साथियों मूर्त अनुभवों तक, यानी जो उसके सामने होंगी चीजें उन्हीं तक ही सीमित होगा। विकेंद्रीकरण का गुण भी आ जाता है। अब बालक जो है किसी भी वस्तु को देखता है साथियों तो वह अब उस वस्तु के अनेक बिंदुओं पर सोचना शुरू कर देता है, और जब अनेक बिंदुओं पर बालक सोचना शुरू कर देता है तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकेंद्रीकरण कहलाती है। इस अवस्था में साथियों क्या क्या होता है आइए एक बार और देख लेते हैं। तार्किक चिंतन आ जाता है, परंतु ये जो तार्किक चिंतन होता है साथियों यह मूर्त अनुभवों पर ही आधारित होता है। 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है साथियों। इसमें विकेंद्रीकरण का गुण भी बालक में आ जाता है, यानी अनेक बिंदुओं पर बालक जो सोचना है वह शुरू कर देता है। साथियों पलटावी का गुण आ जाता है, यानी जो अपलटावी का गुण था वह बालक के अंदर से चला जाता है और पलटावी का गुण आ जाता है। साथियों 6 + 10 हम बालक को बताते हैं तो वह बताते हैं 16 होता है, और जब हम बालक से इसमें पूछते हैं 6 + 10 कितना, 10 + 6 कितना होगा, तब बालक इसमें बता देता है कि 16 होगा, अर्थात उसमें पलटावी का गुण आ जाता है। चिंतन में साथियों क्या होता है? क्रमबद्धता भी आ जाती है, यानी साथियों जो चीज जिस चीज का अभाव बालक में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है उन सभी चीजों का उदय जो है किसमें हो जाता है? मतलब पूरी तरह से उदय हो जाता है किसमें? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें साथियों मूर्त चिंतन का उदय होता है। किस प्रकार के चिंतन का साथियों? मूर्त चिंतन का उदय होता है। साथियों इसमें आगमनात्मक तर्कणा आ जाती है बालक में, यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। क्या साथियों? आगमनात्मक तर्कणा क्या कहलाती है? जब बच्चा जो है कोई मान लीजिए सवाल लगा रहा है। किस अवस्था का बच्चा है साथियों? ये
7 से 11 वर्ष तक की अवस्था का बच्चा है, अर्थात बालक को मैथ पढ़ाई जाती है। आप मैथ से समझिए। मान लीजिए बालक के सामने कोई उदाहरण दिया जाता है किसी भी सवाल का, उसको बताया जाता है कि 2 धन 2 धन 1 बराबर 5 होता है, हमने उसको बताया और ये उदाहरण हमने उसको दिया और हमने उससे कहा 1 धन 1 धन 1 धन 2 बराबर कितना होगा। तो वह साथियों इस उदाहरण के माध्यम से तर्क करने लगेगा और बताएगा कि यह भी 5 होता है। ये होता है साथियों आगमनात्मक तर्कड़ा, यानी पहले उदाहरण देना और उसके आधार पर तर्क करना या आगे की चीजें हल करना आगमनात्मक तर्कड़ा कहलाती है। अब बात करते हैं साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की, यानी चौथी अवस्था है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे साथियों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। साथियों 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था है। कब से कब तक साथियों? 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था है। साथियों यहां से भी सीधा क्वेश्चन बनता है कि बताइए संज्ञानात्मक विकास की सबसे सर्वोच्च अवस्था कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें बच्चा साथियों अमूर्त चिंतन करने लगता है। क्या साथियों? अमूर्त चिंतन करने में सक्षम हो जाता है। संकल्पना निर्माण का इसमें गुण आ जाता है। संकल्पना यानी साथियों अवधारणाएं निर्माण का इसमें बच्चे में क्या होता है? गुण आ जाता है। वह स्वयं संकल्पनाएं या अवधारणाएं बनाने लग जाता है। निगमनात्मक तर्कणा आ जाती है बालक में। कैसे साथियों? इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, यानी साथियों जो नियम और सिद्धांत बने हुए हैं उन पर बालक क्या करने लगता है? तर्क करने लगता है। और यही तर्क करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निगमनात्मक तर्कणा कहलाती है। साथियों गणित के सवालों को दिमाग में ही हल करने लगना, यह निगमनात्मक तर्कणा की एक उदाहरण आप समझ सकते हैं। यह क्या होता है साथियों? दिमाग में ही हल करने लग जाता है। साथियों धन्यवाद आप सभी का। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? जीन पियाजे साथियों हम पूरा कवर कर चुके हैं। जो साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वैसे तो जीन पियाजे अगर मैं पढ़ाना शुरू करूं तो लगभग साथियों 3 घंटे की क्लास हो जाएगी, क्योंकि जीन पियाजे बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन हमारा साथियों उद्देश्य है परीक्षा पास करना। उस हिसाब से साथियों मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपको सब बता चुका हूं। तो साथियों ये सीडीपी एंड पेडागोजी के अंतर्गत ही जीन पियाजे हम देख चुके हैं। साथियों मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। यदि साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। साथियों कल से 1000 क्वेश्चन सीडीपी एंड पेडागोजी के जो हैं उनकी साथियों क्लासें शुरू होने वाली हैं। साथियों 1000 क्वेश्चन की सीरीज है। ये 1000 क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो आपके 28 से 30 नंबर के बीच सीडीपी में आने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद साथियों।